हर लाइफ के स्टेज में कुछ ऐसे स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से उनको हड्डियों के मसाइल ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो हड्डियों के मसाइल मेल्स में भी हैं, बट ये है कि फीमेल्स ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, क्योंकि अर्ली एज में, एक तो ग्रोइंग एज में कैल्शियम डेफिशिएंसीज कॉमन होती हैं, फिर मिडिल एज में, क्योंकि एक वुमेन जब मदर बनती है तो लैक्टेटिंग फेस भी आता है, डिलीवरी का फेस आता है, जिसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा होता। हमारी लेडीज़ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही होती, जिसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी की 4 to 5 प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। प्लस उसके अगर फीडिंग मदर हैं तो फीडिंग मदर को अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वो उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो जाता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। अर्ली एज में ख़वातीन को अपनी इन चीज़ों का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे एज गुजरती है ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगती हैं, जिसके बाद हड्डियाँ तो कमज़ोर होती हैं, उसके साथ साथ पट्टों के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा एक मसला जो आजकल ज़्यादा कॉमन है उसमें ये है कि कंप्यूटर और मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ जो आजकल बढ़ गया है, जिसकी वजह से गर्दन के मसाइल भी बढ़ गए हैं। जो लोग 6 से 8 घंटे कंप्यूटर के साथ सिटिंग करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनमें गर्दन के स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं। यहाँ शॉर्ट सेल में हम लोग रीजनरेटिव प्रोसीजर्स का काम करते हैं, जिसमें हम प्रोलोथेरेपी करते हैं, PRP ट्रीटमेंट करते हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं और हमारे पास जहाँ रिजल्ट्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आते हैं, जो यहाँ रीजनरेशन का हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम नीडलिंग करते हैं, इंजेक्शन थेरेपी करते हैं, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती, लिगामेंट्स को बेसिकली रिपेयर का काम किया जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं कंप्यूटर के साथ या मोबाइल आप बैड पोस्चर में यूज़ कर रहे हैं, उससे जो पहला और दूसरा मोहरा जैसे एक्सिस और एटलस वर्टिब्रा है उसकी रोटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्पाइन पे लोड बढ़ जाता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ पोस्चर केयर इनिशियली सजेस्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मैं यही एडवाइस करती हूँ अपने मरीज़ों को कि आप प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें। कंप्यूटर का काम आप कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद ब्रेक ज़रूर लें। ठीक है, उसमें आप अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वहाँ से सीट से उठ सकते हैं और उसके बाद रीस्टार्ट करें, तो आपके मसल स्टिफ नहीं होते। मुस्तकिल 3-4 घंटे एक साथ प्रोलॉन्ग सिटिंग करने से मसल स्टिफ हो जाते हैं नेक के, तो वो चीज़ एक साइकिल को ब्रेक करती है, ब्रेक लेना। दूसरी बात ये कि जब भी जैसे कंप्यूटर का यूज़ करें तो आपकी एक सिटिंग चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करें बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए, आपके आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, आपको गर्दन ना झुकानी पड़े, गर्दन झुका के ना करना पड़े, गर्दन को ऊंचा ना करना पड़े, तो आई लेवल पे पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा मैंने आपको कहा कि ब्रेक ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी काम आप घर में मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है गर्दन में मोबाइल पकड़ के इस तरीके से बहुत देर तक बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह से भी आपके गर्दन के मसल स्टिफ हो सकते हैं। तो आप जब भी फ़ोन यूज़ करें या प्रोलॉन्ग आपने बात करनी है तो हैंड फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट कर रही होती हूँ कि अपने पिलो को बिल्कुल सही करें। पिलो जो हम रेकमेंड करते हैं उसमें एक सिंगल पिलो होना चाहिए, थिक होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, डबल पिलो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आप डिस्प्लेस हो सकते हैं, आपकी नेक के मसल स्टिफ हो सकते हैं। तो रिकमेंडेशन जो है वो सिंगल पिलो होना चाहिए, थिक होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि बेड में लेट के आप ये चीज़ें एक्टिविटीज़ ना करें। जैसे कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं लेट के 1 घंटे 2 घंटे तक, ये चीज़ भी सही नहीं है, उससे मसल स्टिफ हो जाते हैं। अगर बेड में लेट के जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उससे भी नेक के मसल्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बैक के मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो हम लोग रेकमेंड ये करते हैं कि बैठ के करें। जितनी देर भी आपने मोबाइल यूज़ करना है चेयर टेबल के साथ करें, आप बेड पे लेट के अपनी एक्टिविटीज़ ना करें। बेड पे आप सिर्फ उस वक्त जाएं जब आपने सोना हो, उसमें लेट के कोई एक्टिविटी ना करें। इवन ये आप बेड पे बैठ के भी आप मोबाइल यूज़ ना करें।
देखिए स्टेम सेल का रोल वहाँ आता है अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ग्रेड 1 और 2 का आर्थराइटिस है, उनमें आप ज़ाहिर सी बात है सर्जरी रेकमेंड नहीं की जाती। आप पेन किलर्स दे सकते हैं, लेकिन अगर उससे मसला हल नहीं होता तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनको एडवांस आर्थराइटिस नहीं है, जो सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, या ऐसे पेशेंट जिनको एडवांस आर्थराइटिस है और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट का रोल है और ये एक अच्छा ऑप्शन होता है पेशेंट्स के लिए। इससे पेन रिलीफ भी अच्छा होता है, आपकी रीजनरेशन बेसिकली कार्टिलेज की होती है। हम लोग जो यहाँ पे स्टेम सेल कर रहे हैं इस सेंटर में, उसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी के साथ स्टेम सेल कर रहे होते हैं, जिसमें हम नी जॉइंट्स के अराउंड लिगामेंट्स में भी इंजेक्शंस दे रहे होते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको अर्ली आर्थराइटिस है या फिर जो लोग सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मसला है इटसेल्फ ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज हम बहुत अगर इसको कंसाइज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। सबसे पहले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो विद टाइम कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स भी डैमेज होते हैं, और उनके रिजल्ट में जब आपकी जॉइंट उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करता है तो जॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा बोन्स बन जाती हैं जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो इसको कैटेगराइज किया जाता है ग्रेड 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें जितने ग्रेड का आर्थराइटिस होता है उतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है, रूटीन में आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ें फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, बट ये कि आर्थराइटिस दोनों में हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। जेनेटिक भी इसमें एक रोल प्ले करता है। कुछ लोगों को जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री भी होती है आर्थराइटिस की, जिसके साथ साथ फिर बाद में उनकी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है। दूसरा ये कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि लोअर डाउन सिटिंग बहुत ज़्यादा करनी है, तो उन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्लस ये कि जो लोग ओबीज़ होते हैं, क्योंकि आपके नीज़ को पूरी बॉडी का लोड बेयर करना होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको आर्थराइटिस अर्ली होगा। तो ओबीज़ पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। नॉर्मली ये डिजीज़ नहीं कह सकते हैं हम इसको, एक क्रॉनिक एजिंग प्रोसेस होता है बेसिकली। तो ये एजिंग प्रोसेस 50 के बाद स्टार्ट होता है। बट ये कि जिन लोगों को ओवरवेट है या कोई और मसाइल है, किसी को कोई इंजरी हुई है नी जॉइंट की, तो उन लोगों में अर्ली स्टेज में भी आर्थराइटिस हो सकता है।